गुड इवनिंग बच्चों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th फिजिक्स आज पढ़ेंगे। आपको जैसे बच्चों पता है कि क्लास 10th में विज्ञान होती 3 पोर्शंस होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो फिजिक्स वाला जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसको हम लोग आज समझते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। परावर्तन क्या है कि प्रकाश कुछ घटनाएं करती है, मतलब प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो हमने डिफिनीशन यहाँ लिख रखी है, वैसे आपको इस डिफिनीशन के बारे में सबको पता भी होगा। देखिए बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में दृश्य की संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रकाश ऊर्जा का रूप है तो हम सर ये जान कैसे पाएंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है? हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? देखिए बच्चों, जिस चीज में ऊर्जा होती है, जिस चीज में ऊर्जा होती है उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो क्या प्रकाश कुछ कार्य कर सकता है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, तो इसका मतलब प्रकाश में अगर ऊर्जा है तो उसमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। तो बच्चों, हम अपने डेली लाइफ में इस चीज को समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि सौर पैनल लगे होते हैं, सोलर लाइट्स होती हैं, सौर पैनल होते हैं, सोलर लाइट होती है। उसमें क्या होता है कि प्रकाश जो है सोलर लाइट में पड़ता है और वो उसको विद्युत एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज, बरसात में देखते होंगे आप कि बरसात से पहले गर्मी होती है, तो गर्मी से क्या होता है कि जो पानी होता है उसको प्रकाश जो है भाप के रूप में ऊपर ले जाता है। तो प्रकाश वहां पे कार्य ही तो कर रहा है। वहां पर क्या करता है प्रकाश? उस जल की अवस्था को किसी दूसरी अवस्था में चेंज करता है, भाप वाली अवस्था में उसको चेंज करता है। तो इन उदाहरणों से हम बच्चों समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि प्रकाश में कार्य करने की क्षमता होती है, और जिस चीज में कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होता है? वो ऊर्जा का रूप होता है। और इसको हम लोग जो प्रकाश है इसको एक रूप से दूसरे रूप में देखिए परिवर्तित भी कर लेते हैं। हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो हीट में परिवर्तित हो जाती है। जैसे सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर कुकर में क्या होता है कि प्रकाश की मदद से उसको हम हीट में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग उसमें खाना बना सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की प्रकाश में कुछ गुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है प्रकाश की। अब प्रकाश में गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला गुण तो यही होता है प्रकाश में कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो पहला आप यहाँ पे गुण लिखेंगे बच्चों कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश का जो संचरण पथ होता है, ये प्रकाश का जो गमन होता है वो हमेशा कैसे होता है? सीधी रेखा में होता है। ये प्रकाश का पहला गुण है। दूसरा गुण क्या होता है? ये आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है। न्यूटन ने प्रकाश को कण माना था, और प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। पहले हम लोग मानते थे कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है हाइगिंस ने कहा कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। लेकिन आजकल हम प्रकाश को क्या मानते हैं कि प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश कभी कण की तरह भी व्यवहार करता है, तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है, और प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज को लिख सकते हैं कि प्रकाश जो है वो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश जो है वो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। अब जो वैद्युत चुम्बकीय बच्चों तरंगे होती हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे मतलब जैसे मोबाइल की तरंगे होती हैं, टेलीविजन्स में जो हम लोग तरंगे होती हैं, वो सब वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। अब वैद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए, उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब प्रकाश बिना माध्यम के भी संचरण कर सकता है, लेकिन ध्वनि जो होती है बच्चों, उसको संचरण करने के लिए, संचरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्वनि का माध्यम क्या होता है? ध्वनि का माध्यम एयर होता है, हवा होती है, हवा के माध्यम से ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह संचरित होती है, ये ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हवा हो या निर्वात हो, प्रकाश संचरण करेगा। इसको हम बड़ा सिंपल से समझ सकते हैं कि पृथ्वी और सन के बीच की जो डिस्टेंस है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और हवा तो सिर्फ और सिर्फ कुछ किलोमीटर तक है। तो बीच में क्या है? पृथ्वी और सन के बीच में निर्वात है। अब प्रकाश वहां से पृथ्वी तक आ जाता है। इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए, ये प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है कि प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों। चौथा चीज ये होती है कि जो प्रकाश होता है वो किसी पारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता और उससे परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को जो है, अपारदर्शी जो माध्यम होते हैं उसको प्रकाश पार नहीं कर पाता और छाया बना सकता है। प्रकाश उससे टकराने के बाद क्या बना सकता है? वहां पर छाया बना सकता है। ये प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। और एक मेन गुण होता है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी गतिमान वस्तुएं हैं या जितनी भी गतिमान कण हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? प्रकाश की होती है। तो प्रकाश की जो बच्चों स्पीड होती है उसको हम c से निरूपित करते हैं, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब प्रकाश जो है वो एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करता है, ये एक इतनी दूरी तक जा सकता है। अब थोड़ा ये फील अगर नहीं हो रहा हो तो इसको अगर हम किलोमीटर में बच्चों कन्वर्ट करते हैं तो देखो हम 10⁸ को क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और 10⁻³ क्या है? 1000 मीटर है ना, तो इसको हम किलोमीटर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइट की स्पीड हो गई वो कितनी हो जाएगी? 3 के आगे कितने जीरो बढ़ा देते हैं? 5। 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में होती है। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी गतिमान पार्टिकल्स हैं या बॉडी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो प्रकाश की होती है, और प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। तो ये प्रकाश के कुछ हमारे पास क्या हो गए? गुण होंगे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश में कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। ठीक है, प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है। दर्पण में क्या होता है? 2 पृष्ठ होते हैं बच्चों। एक ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है इसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, और नीचे वाला जो पृष्ठ होता है ये कलाई होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं इसको क्या कहेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। और ऊपर वालों को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो यहां पर इसके 2 पृष्ठ होते हैं। इस पृष्ठ में हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो ये एक अपारदर्शी माध्यम बन जाता है। अब अगर प्रकाश इस पे आपतित होता है तो जो प्रकाश दर्पण की तरफ बच्चों आता है उस प्रकाश का नाम होता है आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश या आपतित किरण कह सकते हैं इसको। और जो जिस बिंदु पर ये दर्पण पे टकराता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग बच्चों? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है। तो जो प्रकाश किरण दर्पण की तरफ आती है वो आपतित किरण होती है। दर्पण पे जिस पॉइंट पे टकराती है जिस बिंदु को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु बोलते हैं। जहां पर आपतन बिंदु होता है वहां पर इस पृष्ठ से 90 अंश बनाते हुए बच्चों एक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को अभिलंब कहा जाता है। लेकिन अभिलंब हमेशा कहां से जाएगी? आपतन बिंदु से ही पास होती है और इस पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? अभिलंब। ये अभिलंब है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं।
तो जब ये आपतित प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस तरह की घटना को, ये प्रकाश के इस तरह के व्यवहार को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। फिर से आप इस चीज को समझ लीजिए, जब प्रकाश क्या करती है, प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो किरण है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। ठीक है, अब एक चीज यहां पे एंगल्स वाली बात समझनी बच्चों हमको। ये जो आपतित किरण होती है और ये अभिलंब होता है, इनके बीच जो कोण होता है इसको हम लोग आई से निरूपित करते हैं और इसका नाम होता है आपतन कोण। याद रखिएगा इस चीज को, आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ठीक है, ये पृष्ठ के बीच नहीं बनता, यहां नहीं बनेगा। तो इस चीज को आप समझिएगा कि आपतन कोण जो है हमेशा, आपतन कोण हमेशा किसके बीच बनेगा? आपतित किरण के बीच में और अभिलंब के बीच में। इसी तरह परावर्तन कोण जो होता है वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। इसको हम लोग आर से निरूपित करते हैं। तो प्रकाश को इस तरह से परावर्तन की या इस तरह से उसी माध्यम में लौटने की घटना का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब बच्चों परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। देखिए जैसे इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है इस पे? पहला नियम हमारा कहता है कि जो आपतित प्रकाश होता है, जो आपतित प्रकाश, ये आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और आपतन बिंदु, ये जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही नहीं, ये एक ही तल में होते हैं। यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हमारा कोई दर्पण हो गया, ये कोई चिकना पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ होता है बच्चों? पॉलिश्ड सरफेस होता है, ऊपर वाला परावर्तक पृष्ठ होता है। अब यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर हमने बना दिया अभिलंब। अब ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, परावर्तित होकर प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो देखो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और ये बच्चों क्या हो गया? अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। जैसे एक तल, जैसे बोर्ड एक तल है, तो ये तीनों जो होंगे एक ही तल में होंगे। ये पहला नियम होता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर होगा कोण आर के। कोण आई किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होता है। तो हमारे पास ये दो नियम बनते हैं परावर्तन के। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसको थोड़ा सब लोग एक चीज समझ लेते हैं। यहां पर इस नियम को हम लोग थोड़ा सा बच्चों समझते हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया दर्पण। अब अगर जो हमारा आपतित किरण है वो पृष्ठ से 90 डिग्री पे हो, पृष्ठ से 90 डिग्री पे हो। अब देखिए ये आपतन बिंदु है ना हमारा, तो अभिलंब कहां से बनता है? आपतन बिंदु से। इसका मतलब जो अभिलंब होगा वो यहीं पे होगा, इसके ऊपर आपतित किरण की ये अभिलंब होगा। और ये हमारी कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। अब देखिए रूल क्या कहता है कि जो आई होगा वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। मतलब आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। अब बताइए आपतन कोण किसके बीच बनता है? आपतित किरण के बीच और अभिलंब के। ये रहा हमारा क्या? आपतित किरण और इसी के ऊपर रहा अभिलंब। तो इनके बीच जो कोण बनेगा बच्चों कितना बनेगा? यहाँ पर 0 बन रहा है। अब इसके रूल्स के हिसाब से अगर आई 0 बन रहा है तो आर को भी क्या बनना चाहिए? 0, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? बराबर। अब आर 0 कैसे बनेगा? जब ये किरण इसी रास्ते से वापस परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए ये परावर्तित किरण है और इसी के ऊपर अभिलंब है, तो इनके बीच का भी कोण कितना हो गया? 0 हो गया। तो अगर किसी दर्पण में हम उस दर्पण के पृष्ठ से 90 डिग्री पे किसी कोण को आपतित करते हैं या किसी किरण को आपतित करते हैं तो वो किरण उसी रास्ते से परावर्तित हो जाती है।
उसी रास्ते से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये रूल हमारा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को बता रहा है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं कि समतल दर्पण जो है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए समतल दर्पण, जैसे हम लोग घर में जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो हम लोगों को ये समझना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब थोड़ा जगह चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें इस चीज़ को समझ लेते हैं जगह की। देखिए यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। अभी आप लोग बच्चों एक चीज़ को समझिए कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम क्या होता है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे सपोज हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया, ये समतल दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो सीधा होता है। समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो चिकना वाला पृष्ठ होता है, वो सीधा होता है। अब ये समतल दर्पण है हमारा, अब समतल दर्पण में मान लिया हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दी, ये बिंदुनुमा वस्तु रख दी। अब अगर वस्तु दर्पण के सामने रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनता ही है, ठीक। अब देखिए एक सिंपल से आप रूल जान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम उस वस्तु से 2 प्रकाश किरणें निकलनी चाहिए। अब पहली प्रकाश किरणें हम ऐसे निकाल देते हैं, पहली प्रकाश किरण हमने इस पृष्ठ के लंबवत निकाल दिया और हमको पता है कि ये इसी से परावर्तित होकर चली जाएगी, ये हमारी वस्तु है। अब इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है कि उससे कम से कम 2 प्रकाश किरणें निकलनी चाहिए। तो एक प्रकाश किरणें हमने यहाँ से निकाली, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो परावर्तित होकर उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। दूसरी किरण हमने ये निकाली। अब देखिए ये हमारा आपतन बिंदु है, तो यहाँ बच्चों हम क्या बनाएंगे, अभिलंब। तो यहाँ हमने बना दिया अभिलंब, ठीक। अब ये परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी, जितना कोण ये था उतना कोण ही ये बनाएगी, ठीक। अब देखिए हमारे पास हमने 2 किरण निकाली, एक किरण ऐसे निकाली जो कि उसी रास्ते से वापस लौट गई, दूसरी किरण हमने ऐसे निकाली जो कि आई कोण बना रही थी, किससे, अभिलंब से, तो वो परावर्तित होकर आर कोण बनाते हुए निकल गई और ये दोनों कोण क्या होंगे, ये बराबर होते हैं, ठीक। अब प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पे परावर्तित किरणें मिलती हैं। अब एक परावर्तित किरण बच्चों ये है और एक परावर्तित किरण ये है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। क्या ये कभी मिल सकते हैं, ये कभी नहीं मिल सकते, ये वास्तव में कभी नहीं मिल सकते। तो अगर ये वास्तव में कभी नहीं मिलेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि मिरर के सामने वस्तु है, दर्पण के सामने वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा। अब मान लेते हैं कि अगर वो भूत है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तविक नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनता है। देखिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, ये उस व्यक्ति क्या क्या है, नेत्र है भाई, आंख है। अब यहां से व्यक्ति दोनों परावर्तित किरणों को देखेगा, एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। तो उसकी आंख को कैसा फील होगा कि ये जो प्रकाश किरण है ये कहीं सीधे से आ रही है, क्योंकि आंख हमेशा जो होती है वो सीधे प्रकाश का अनुभव करती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस परावर्तित किरण को देखेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि ये परावर्तित किरण कहीं सीधे से आ रही है। इसी तरह जब इस परावर्तित किरण को देखेगा तो फील होगा कि ये भी कहीं सीधे से आ रही है। जहां पर दोनों परावर्तित किरण यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर हमारा बच्चों क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा क्या है, आई इमेज है, प्रतिबिंब है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर वस्तु थी और वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। कैसा बना है, आभासी बना है और सीधा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और कुछ रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ से दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। एक चीज इसमें ये हो जाती है बच्चों कि जो प्रतिबिंब है वो पार्श्विक क्या होता है, विपरीत हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी के चेहरे में इधर दाग है और वो समतल दर्पण में देख रहा है तो उसको इधर फील होगा, लेफ्ट में फील होगा। अगर राइट में है तो किधर फील होता है, लेफ्ट में फील होता है। क्यों, क्योंकि वो पार्श्विक जो होता है, लेटरल जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब साइड्स उसकी क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती है।
ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम बनाते हैं इसके चित्र को। अब क्योंकि ये चित्र दर्पण के पीछे बना है और ये परावर्तित किरण सचमुच नहीं मिली है, इसको हमने बढ़ा के मिलाया है, यहाँ पर कल्पना किया है, क्योंकि ये परावर्तित किरणें इधर गई नहीं है, वास्तव में ये वास्तव में इधर गई नहीं है, लेकिन हमने इमेजिन करके इसको बनाया है। इसलिए जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता। अब देखिए हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वो हम बता देते हैं। समतल दर्पण के जो फिगर बनने के कुछ रूल्स होते हैं उसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए पहला हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वस्तु रखी है। अगर दर्पण से वस्तु जो है 1 मीटर की दूरी पे रखी है तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, उसकी डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, 1 मीटर रहेगी। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखी है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ये पहला इसका रूल हो गया। दूसरा क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण सदैव, अब देखिए समतल दर्पण में बच्चों एक रूल होता है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो दर्पण के सामने खड़ा हो जाए और उसका पूरा प्रतिबिंब बन जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि दर्पण को उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। देखिए समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है और वो चाहता है कि वो दर्पण के सामने खड़ा हो और उसकी पूरी लंबाई आ जाए, तो उसको दर्पण को कम से कम इसका आधा 3 फीट का हो लेना चाहिए। दर्पण की ऊंचाई है वो उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। ये समतल दर्पण का रूल होता है। अब बात करते हैं बच्चों कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दर्पण होता क्या है। देखिए दर्पण क्या होता है, देखिए बच्चों दर्पण क्या होता है, ये एक चिकना पृष्ठ होता है जिसमें पड़ने वाली लगभग ये आपतित किरणों को, ये पूरी आपतित किरणों को परावर्तित कर देता है। मतलब अगर हम सही दर्पण की बात करें तो अगर उसमें मान लेते हैं कि 2 किरणें पड़ी आपतित हुई, तो दोनों क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। मतलब अपने ऊपर पड़ने वाली वो संपूर्ण किरणों को परावर्तित कर सकता है। वो क्या होता है, हमारे पास दर्पण होता है। अब देखिए दर्पण जो होता है मेनली 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम गोली दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी दर्पण की बात कर रहे हैं। देखिए दर्पण बच्चों जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है हमारे पास, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारे पास गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, अभी हमने आपको बताया कि दर्पण में 2 पृष्ठ हैं। एक ये पॉलिश्ड पृष्ठ होता है, ये कलई पृष्ठ है, इसको कहेंगे हिंदी में कलई पृष्ठ। इसमें हम लोग पेंट कर देते हैं। और ये वाला जो चिकना पृष्ठ होता है इसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो समतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, सीधा होता है, वो समतल दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण बच्चों क्या होता है कि ये एक इस तरह से कांच का खोखली गोला होता है, ये क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय जो दर्पण होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। देखिए अगर हम इस गोलीय दर्पण को यहां से कट कर दें और इस वाले आर्क को निकाल लें, इसको हम बाहर निकाल लें ऐसे, और इधर की तरफ क्या कर दें, पेंट कर दें, यहाँ पर इधर की तरफ पेंट कर दें, तो इस तरह से जो दर्पण बनता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है। तो आप ध्यान से देखिए कि उत्तल दर्पण को जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये बाहर की तरफ क्या होता है, उभरा होता है। अगर हम यहाँ से काट देते हैं इस गोली दर्पण को और इस वाले पोर्शन को, इस वाले चाप को, ये आर्क को ले लेते हैं और इधर पेंट कर देते हैं। पेंट हमेशा राइट साइड ही करेंगे।
तो यहाँ पे जो इसका परावर्तक पृष्ठ है बच्चों वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इस तरह के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहेंगे इसको। तो जो ये उत्तल दर्पण होता है और ये जो अवतल दर्पण होता है ये क्या होते हैं, ये गोलीय दर्पण होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब अंतर क्या होता है कि उत्तल दर्पण का बच्चों जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ उभरा होता है और अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। तो इस तरह से दर्पण मेनली कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए हमारे पास, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, और इसके भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं बच्चों। अब देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ये प्रकार नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें लिखना था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखो इसको हमें जानना बच्चों बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण। अब इनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको पहले समझते हैं, फिर परिभाषाएं तो बड़ी सिंपल। देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। अब देखिए ये अवतल, ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो बच्चों मध्य बिंदु होगा, दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव को कैसे निरूपित करते हैं, P से। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो अगर हमको दर्पण के ध्रुव की परिभाषा लिखनी होगी तो हम क्या लिख देंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं, P से करते हैं। फिर बात करते हैं वक्रता केंद्र की। अब देखिए ये जो दर्पण है बच्चों ये किसी गोलीय दर्पण से निकला होगा इस तरह से, अब उसका कोई केंद्र होगा, तो ये जो अवतल दर्पण है ये जिस गोलीय दर्पण से निकला है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह दर्पण जिस गोलीय दर्पण से निकलता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको किससे निरूपित करते हैं, C से करते हैं। इसको किससे निरूपित करेंगे बच्चों, C से करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है कि वक्रता केंद्र को और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखाएं होती है बच्चों, रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको किससे निरूपित करते हैं, R से करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं, R से। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष हमने समझ ही लिया अभी। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। अभी मुख्य फोकस की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं फोकस दूरी की। अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है, सबसे पहले फोकस बिंदु को समझते हैं क्या होता है। वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं, ये फोकस बिंदु है, इसको F से निरूपित करते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु से ध्रुव की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस बिंदु से ध्रुव की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अब बच्चों देखिए ये मध्य बिंदु है ना, ये वक्रता त्रिज्या का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये कितना होगा, R/2 होगा, क्योंकि टोटल R है तो मध्य कितना होता है, R/2 होता है। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये रिलेशन भी होता है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो हमने फोकस दूरी को भी समझ लिया। अब समझते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। देखिए दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है बच्चों, ये इस परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो है यहाँ पर देखिए, ये हमारा पास दर्पण था, तो इस दर्पण को, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये परिभाषाएं हो गई हमारी। नेक्स्ट हमने एक चीज़ आपको नहीं बताया अभी कि मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए मुख्य फोकस को समझते हैं।
देखिए मुख्य फोकस बच्चों क्या होता है, जैसे हमने अवतल दर्पण लिया यहां पर, अब दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है, अभी हमने पढ़ा। दर्पण जिस गोले से निकला है उसका केंद्र वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष होती है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। और ये मध्य बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। ये अभी हम फोकस बिंदु को नहीं समझते। देखिए अब देखिए, अगर आपतित प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, अब ये परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को बच्चों मुख्य फोकस कहा जाता है। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, यदि आपतित प्रकाश किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये क्या है, हमारे पास आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो दर्पण से टकराने के बाद जब बच्चों परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु से गुजरती है। चाहे जितनी हम लोग समांतर किरणें लेंगे, ये किसी एक ही बिंदु से गुजरती है। तो इस बिंदु को बच्चों, ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग, इन्हीं परिभाषाओं को समझते हैं थोड़ा से उसमें उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में इस चीज को समझते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तन पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ वो बाहर की तरफ उभरा होता है। ये दर्पण का जो बच्चों मध्य बिंदु होता है ध्रुव। अब दर्पण जिस गोले से निकला होगा, ये कुछ इस तरह का गोला रहा होगा, ये कुछ इस तरह का गोला रहा होगा बच्चों। तो दर्पण इस तरह के गोले से निकला होगा किसी, तो दर्पण जिस गोले से निकलता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष होती है। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो हमारे पास वक्रता केंद्र होता है वो राइट में होता है, दर्पण के राइट में होता है वक्रता केंद्र उसका। और यहाँ पर जो मध्य बिंदु होता है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के दाएं होता है, राइट की तरफ होता है। ठीक बच्चों, परिभाषाएं सिर्फ वही रहती हैं, परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन मुख्य अक्ष की परिभाषा में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या हो जाता है। देखिए तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो जाती है यहाँ पर, कि यदि आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इस तरह समांतर है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये कुछ इस तरह से परावर्तित हो जाती है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य फोकस यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों हम लोग। अच्छा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम यहाँ पे होना चाहिए था, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर नियम आप लिख लीजिएगा। देखिए कुछ नियम होते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का, कुछ बच्चों क्या होता है नियम होता है, उस नियम को हम लोग समझते हैं, फिर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। देखिए 4 नियम अवतल दर्पण के भी हैं और 4 उत्तल दर्पण के भी हैं। पहला नियम क्या कहता है, देखिए पहला नियम बच्चों कहता है यदि आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, दर्पण जिस गोले से निकला है वो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष, और ये फोकस। ठीक, अब पहला नियम क्या कहता है, यदि आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। देखिए इस तरह से आपतित प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम है। ठीक बच्चों, दूसरा नियम देखिए क्या कहता है,
दूसरा नियम कहता है कि यदि आपतित प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हो, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि आपतित प्रकाश किरण फोकस से गुजरती हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से गुजर रही है, अब दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगी, तो परावर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम कहता है। ठीक, तीसरा नियम देखो बच्चों क्या कहता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। तीसरा नियम कहता है कि यदि आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हो, अब वक्रता केंद्र से ही तो गुजरेगी, तो तीसरा रूल क्या कहता है, यदि आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष और ये फोकस बिंदु है। अब यदि आपतित प्रकाश किरण बच्चों ये वक्रता केंद्र से गुजर रही हो, ये आपतित प्रकाश किरण है, अगर ये वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये हमारा तीसरा नियम कहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चौथा नियम हमें क्या कहता है, फोर्थ रूल को समझते हैं। देखिए फोर्थ रूल क्या कहता है हमसे, यदि आपतित प्रकाश किरण ध्रुव पे आपतित हो, यहां पर ध्रुव पे आपतित हो जाए तो फिर जितने कोण से आपतित हुई है उसी कोण से ये परावर्तित हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास चौथा रूल कहता है। तो अवतल दर्पण के में प्रतिबिंब बनने के भी कितने नियम हैं, 4, और उत्तल के भी कितने हैं, 4 होते हैं। अब उत्तल में देखिए समझते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने का नियम, तो पहला नियम इसका देखिए, पहला नियम सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लिया। ये देखिए उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ उभरा होता है। ये हो गया ध्रुव, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और फोकस भी किधर होगा, इधर होगा। तो इसमें बच्चों पहला नियम क्या कहता है, यदि आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, देखिए ये आपतित प्रकाश किरण हो गई और ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, तो परावर्तन के बाद फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। मतलब ये कुछ ऐसे परावर्तित होगी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इस किरण को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये किरण कहीं फोकस से ही आ रही है। फोकस पे जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण कहीं फोकस से ही आ रही है। ये पहला नियम है। ठीक है, अवतल में बच्चों क्या होता है कि वो फोकस से ही गुजरती है, लेकिन उत्तल में फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा आभास होता है कि ये फोकस से ही आ रही है। सेकेंड रूल इसका बच्चों, सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण, ये पोल, इसका वक्रता केंद्र राइट में, ये फोकस। तो हमारा दूसरा नियम कहता है यदि आपतित प्रकाश किरण फोकस की तरफ जा रही हो, मतलब इसका जो टारगेट है वो फोकस की तरफ है, तो यदि आपतित प्रकाश किरण फोकस की तरफ जा रही हो ऐसे, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन इधर जाएगी नहीं क्योंकि ये अपारदर्शी है, यहाँ पे पेंट लगा हुआ है तो इधर इसको पार नहीं करेगी। लेकिन यदि आपतित प्रकाश किरण का जो निशाना है वो फोकस की तरफ है, मतलब आपतित प्रकाश किरण फोकस की तरफ जा रही हो, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा नियम कहता है। देखिए उत्तल के और अवतल के जो प्रतिबिंब बनने के नियम हैं वो लगभग मैच कर रहे हैं, लेकिन अवतल में क्या हो रहा था कि जो किरण होती है वो वहाँ से सचमुच गुजरती है, लेकिन उत्तल में वहाँ से गुजरती नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। ठीक है, थर्ड रूल की बात करते हैं बच्चों।
रूल थर्ड। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने दर्पण बनाया, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों, यदि आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही हो, ये इधर कि वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, अगर ये पारदर्शी माध्यम होता तो ये वक्रता केंद्र पे ही टकराती, तो क्या होगा कि परावर्तन के बाद ये उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ठीक है। यदि आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जा रही होगी तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से वो आई थी। ये तीसरा रूल होता है। चौथा रूल इसका वही है जो हमारा अवतल दर्पण का था। फोर्थ रूल हमसे क्या कहता है, पोल है, वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। तो फोर्थ रूल बच्चों हमसे क्या कहता है, यदि आपतित प्रकाश किरण ध्रुव पे आपतित होती है तो वो उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, कुछ इस तरह से, इतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये हमारे पास इसके भी कितने नियम हो गए, 4 नियम हो गए। तो इस तरह बच्चों हमने उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम और अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम को समझा है। अगले हम लोग लेक्चर में बच्चों क्या करेंगे कि प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की किन किन स्थितियों में बनता है उसको हम लोग सीखेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। आप लोगों ने उम्मीद है कुछ आज सीखा होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।